अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपके पास स्प्रिंग 2026 का जो आईकेप का पास पेपर है FAR 1 का, उसके MCQs को डिस्कस करूंगा और उसको हम समझेंगे। तो ये आपके पास MCQs आ रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि MCQs सॉल्व करने से पहले आपके तमाम चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके स्प्रिंग 2026 के पास पेपर के 10 MCQ सॉल्व करूंगा और वो मुख्तलिफ टॉपिक से पर्टेन करते हैं। पहला सवाल डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस प्रॉफिट इज अर्नड व्हेन। एक आपके पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और सवाल हमसे ये पूछता है कि इसमें प्रॉफिट जो है वो कब अर्न होता है। मैंने आपकी स्टडी टेक्स्ट से एक पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट किया है, उसको पहले रीड कर लेते हैं। इसकी हेडिंग है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, और ये कहता है कि अंडर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इज अर्नड ओनली if the physical productive capacity or operating capability of the entity or the resources or funds needed to achieve that capacity at the end of the period exceeds the net assets at the beginning of the period, excluding any distributions to and contributions from owners during the period. This is also called current cost accounting, as the physical capital maintenance concept requires the adoption of the current cost basis of measurement. देखिए, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो आप अर्न कर रहे हो, वो उस हिसाब से मेजर होगा जितनी आपकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। कभी कभार ऐसा होता है कि नेट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन ऑपरेटिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही होती है। आपने ये पढ़ा होगा कि जो कंपनी का क्लोजिंग इक्विटी का अमाउंट होता है या क्लोजिंग इक्विटी होती है, इक्विटी मींस ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज या कैपिटल, वो कंपनी का ओपनिंग इक्विटी ले लें आप, उसमें अगर प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर दें, अगर लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर दें, अगर कोई ड्राइंग्स हुई हैं तो उसको माइनस कर दें क्योंकि उससे इक्विटी कम होगी, और अगर उन्होंने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको ऐड कर दें। इस तरह से आता है। अब ये एक बेसिक इक्वेशन है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कुछ कॉम्प्लेक्स बातें हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि इस तरह से अगर लेट से आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इसको रीशफल करके प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, तो आपका जो प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि वो नजर आ रहा हो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, लेकिन आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई हो, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आ रही होती है। तो उसका एक इम्पैक्ट आपको इनबिल्ड करना चाहिए। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करी हुई है और उसकी एक वीडियो बनी हुई है, और आपके स्टडी टेक्स्ट में भी एक एग्जाम्पल है जो इस बात को समझाता है कि इसको किस तरह से केटर करना, और जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेथड है उसके हिसाब से अपने अपने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी एक कंप्यूटेशन हुई हुई है, कंप्यूटेशनल एग्जाम्पल मौजूद है। उसको ज़रूर देखिएगा, एंड आई होप कि इस MCQ से पहले आप लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट कवर करा ही होगा, तो उसको देखा होगा। आम हालात में हम जो पढ़ते थे, हम ये इस इक्वेशन से प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे, लेकिन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट में ये बात भी सामने आती है कि अगर आपकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, इन नंबर सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू का इंक्रीज है, तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है। मिसाल के तौर पे लेट से इसको इन्फ्लेशन से थोड़ा सा लिंक करूं। एक बंदे की पिछले साल 30,000 रुपए सैलरी थी, इस साल उसकी सैलरी 50,000 रुपए हो गई। कहने को उसकी सैलरी में 20,000 रुपए का इजाफा है, लेकिन अगर महंगाई बहुत ज्यादा आई है, जितनी चीजें ये 30,000 रुपए में पहले खरीद सकता था, उतनी ही चीजें ये आज के 50,000 रुपए में खरीद सकता है। तो इन नंबर्स तो इसकी तनख्वाह इंक्रीज हुई है, अलबत्ता इसकी कोई कैपेसिटी में इजाफा नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि अब ये 50,000 में ज्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकता हो, ज्यादा चीजें खरीद सकता हो, नहीं। तो इन रियल टर्म्स किसी किस्म का इंक्रीज नहीं है। इसी को लिंक करते हुए यहां पर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट आता है, और एज पर द डेफिनेशन कंप्यूटेशन का मैंने बोला कि एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, उसको जरूर देखिएगा। कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क के लेसन है, यहां पर आपका आंसर बी होगा।
the operating capability of the entity at the end of the period exceeds its operating capability at the beginning of the period. साल के शुरू में जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी थी, जितने यूनिट्स कंपनी बना सकती थी, जितने घंटे काम हो रहा था, और साल के एंड में जितने घंटे काम हो सकता है हो रहा था, अगर इस पे इजाफा है तो आपने प्रॉफिट कमाया है। सेकेंड चीज है, अंडर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच मेजरमेंट बेसिस एज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मेजरमेंट की कुछ बेसिस आपको दी हुई हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट है, फेयर वैल्यू है, करंट कॉस्ट है। तो वो बोलते हैं इसमें से कौन सी चीज, अगर ये तीन बुलेट पॉइंट्स को कंसिडर करें तो कौन सी जो मेजरमेंट की बेसिस है उसको उसका हिंट मिल रहा। सबसे पहले, द वैल्यू यूजेस इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टिंग कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट। यानी कि जो वैल्यू है, जिस इंफॉर्मेशन से वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है वो मेजरमेंट डेट की है, वो कोई पुरानी वैल्यू नहीं है। विच मीन्स के हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन को मैंने सेपरेटली डिस्कस जरूर किया। वैल्यू इज डिटरमाइंड एट अ डेट ऑफ एंट्री। डेट ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि ये एक एंट्री पॉइंट वैल्यू है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द डिस्पोजल डेट आर इररिलेवेंट। जब आप उसको डिस्पोज करोगे उस दिन जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होगी वो इसमें इररिलेवेंट है। यानी कि अगर आज से 10 साल या 5 साल बाद किसी चीज को बेचूंगा तो वो कितने की बिकेगी, उसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड्स है उसको मैंने इग्नोर किया। ये सारी डेफिनेशंस करंट कॉस्ट की डेफिनेशन से पर्टेन करती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज को मैंने अपने लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हमें इस एमसीक्यू को सिर्फ सॉल्व करना था, तो मैंने करंट कॉस्ट की डेफिनेशन आपकी स्टडी टेक्स्ट से यहाँ डाल दी। कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट दैट विल बी पेड एट द मेजरमेंट डेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये एसेट की डेफिनेशन के लिए। लाइबिलिटी के लिए, द कंसिडरेशन दैट विल बी रिसीव फॉर एन इक्विवेलेंट लाइबिलिटी एट द मेजरमेंट डेट माइनस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर हम एसेट की डेफिनेशन की बात करें तो वो ये बोलता है कि करंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऐसा ही सिमिलर एसेट खरीदने के लिए आप इनकर करोगे। मिसाल के तौर पे लेट से मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। ऐसा ही मोबाइल फ़ोन अगर मैं मार्केट से आज परचेज करता हूँ तो 40,000 रुपये का है, तो ये इसकी करंट कॉस्ट कहलाएगी। मैंने कितने का ख़रीदा था वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, और कितने का बिकेगा वो रियलाइजेबल वैल्यू होती है। करंट कॉस्ट का क्या मतलब है, जो चीज़ आपके पास है वैसी ही चीज़ बाजार में कितने रुपए की मिल रही है। ठीक है जी। फिर कुछ और बातें, डिराइव यूजिंग इन्फॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट यानी कि जिस दिन मैं ये कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ उस दिन की कंडीशन को देखते हुए कैलकुलेट कर रहा हूँ, रादर देन के कोई पास या फ्यूचर की बात हो रही हो। रिफ्लेक्ट्स प्राइसेस इन मार्केट इन विच एंटिटी वुड एक्वायर द एसेट और इनकर अ लायबिलिटी। यानी कि एंट्री, एंट्री वैल्यू है, यानी कि ये खरीदने की वैल्यू है, बेचने की वैल्यू नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट टाइम ऑफ डिस्पोजल्स आर नॉट रेलेवेंट। तो इस हिसाब से हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है, टू का जो आंसर होगा वो डी होगा। अगेन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लेसन्स हैंडआउट्स रीड करने हैं, स्टडी टेक्स्ट को रीड करना है, तो आपको चीज़ों का आइडिया मिलेगा। अगला सवाल काफ़ी आसान। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अल्फा ट्रेडर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2025। सबसे पहले मैंने ओपनिंग इक्विटी को कैलकुलेट किया। 2024 पिछला साल है। 2024 के ऑल एसेट्स में से ऑल लाइबिलिटीज को माइनस किया तो मेरे पास इक्विटी या कैपिटल की वैल्यू आ गई। यानी कि पिछले साल के एंड में 544,000 का मेरे पास ओपनिंग इक्विटी, इस साल की ओपनिंग इक्विटी पिछले साल की क्लोजिंग इक्विटी 544,000 थी। इसी तरह से इस साल के ऑल एसेट्स में से ऑल इक्विटी को माइनस किया तो आंसर 638,000 आया। यानी कि ये इक्विटी इंक्रीज होकर 638,000 हो गई है। अब आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये एक मशहूर अकाउंटिंग का इक्वेशन है इक्विटी के लिए, और इसमें जो जो चीज़ें आपके पास हैं वो आपने पुट इन करी। आपके पास ओपनिंग इक्विटी है, प्रॉफिट नहीं है, क्लोजिंग इक्विटी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 60,000 की करी है, ड्राइंग्स 124,000 की करी है, सब कुछ इनपुट किया तो आपके पास 158,000 का प्रॉफिट आ गया इक्वेशन से सॉल्व कर। लॉजिकली अगर इसको समझें तो देखिए, साल के शुरू में आपके पास 544,000 की इक्विटी थी। इसमें से आप 124,000 घर ले गए ड्राइंग्स। तो अगर मैं 124,000 घर ले गया तो अब क्या बचना चाहिए।
544,000 माइनस 124,000, 420,000 बचना चाहिए। फिर मैंने 60,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी, पैसे घर से लेकर आया, तो बिजनेस में मेरे पैसे 4,80,000 होने चाहिए। 5,44,000 साल के शुरू में इक्विटी थी, जो पैसे घर ले गया उससे इक्विटी कम होगी। मजीद पैसे अगर घर से लेकर आया और इन्वेस्ट करा तो उससे इक्विटी इंक्रीज होगी। इक्विटी 4,80,000 पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर क्लोजिंग इक्विटी 638,000 पर पहुंच गई है। तो अब इक्विटी इंक्रीज क्यों हुई होगी? ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट कमाया होगा 158,000 का, इसलिए इक्विटी इंक्रीज हुई होगी। ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आया। ठीक है, साल के शुरू में इतनी इक्विटी थी, अगर मैं ये पैसे घर ले गया, ड्राइंग्स करी, तो इक्विटी कम होनी चाहिए, बिजनेस में जो मेरा पैसा है वो कम होना चाहिए, ये अमाउंट आ गया। अगर मैं मजीद पैसे घर से लेकर आया हूं, यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है, तो इक्विटी इंक्रीज होनी चाहिए। इक्विटी इंक्रीज हो गई तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन क्लोजिंग इक्विटी की वैल्यू ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी से 638,000 आ रही है, तो जो भी इसका डिफरेंशियल है वो प्रॉफिट है। अच्छा सर, अगर क्लोजिंग जो है वो 480 से कम होता, 450 होता, 400 होता, तो इसका मतलब 80,000 का, 30,000 का लॉस होता। यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है 480 है, होनी जो चाहिए 638 है, तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। अगला सवाल बीटा लिमिटेड मेड सेल्स ऑफ 27 मिलियन, ऑफ विच 5% वे रिटर्न बाय कस्टमर। 27 मिलियन की सेल करी, 5% की चीजें वापस मेरे पास आ गई, इसका मतलब मेरी नेट सेल्स 95% बनी। यानी कि जो चीजें मैंने बेची, 100 चीजें बेची ना, तो 5 चीजें वापस भी आ गई। जब वो वापस आ गई तो मेरे वेयर हाउस में वापस आ गई, या कस्टमर ने रिटर्न कर दी तो वो मेरी सेल तो नहीं हुई। मेरी जो सेल हुई वो अगर मैं देखूं तो नेट सेल्स, यानी कि अगर खरीदी हुई चीजें जो वापस कर दी वो हटा दें, तो 27 का 95% यानी कि 25.65 मेरी नेट सेल्स है। रियल सेल्स गुड्स एट अ मार्कअप ऑफ 35% ऑन कॉस्ट। मार्कअप और मार्जिन आपको बेसिक अकाउंटिंग के लेवल पर सिखाया जाता है। 35% के मार्कअप का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 100 की पड़ती है तो उसमें मैं अपने 35 रुपये ऐड कर कर 135 में बेचता हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे अगर मैं कोई चीज़ 100 की खरीदता हूँ और मार्कअप अगर 35 है, तो उसका मतलब ये है कि मैं इसमें 35 रुपये का प्रॉफिट ऐड करता हूँ और ये चीज़ 135 में बेचता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने रेशियोज क्रिएट कर लिए। अगर 100 रुपये की कॉस्ट है तो 35 रुपये उसमें प्रॉफिट ऐड करता हूँ और उसको 135 में बेचता हूँ। ये मैंने एक रेशियो क्रिएट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने चीजें बेची है 25.65, ये इसकी सेलिंग प्राइस या सेल्स रेवेन्यू है। जो चीजें मैंने बेची हैं, जाहिर है मैंने उतने की खरीदी तो नहीं होंगी। अगर 35% का मार्कअप है तो मैंने इसकी कॉस्ट निकाल ली। 25.65 सेलिंग प्राइस है, यानी कि 135 इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है एज पर रेशो। 135 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट आ जाएगी। अगर 135 से डिवाइड करता और 100 और 35 से मल्टीप्लाई करता तो प्रॉफिट आ जाता। ये रेशियोज का तरीका आपको बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक लेक्चर्स में, बेसिक सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस थी, हमने उससे इसकी कॉस्ट निकाल ली। इसका मतलब मैंने ये चीज़ें 19 की खरीदी होंगी। 19 का 35% कितना बनता है? 6.65 बनता है। 19 का 35% 6.65 बनता है। और मैंने ये चीज़ें जो है वो 25.65 में बेच दी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 19 की कॉस्ट पर खरीदी, 35% का जो है वो प्रॉफिट है, जो 6.65 कैलकुलेट हुआ है वो कमाया, और 25.65 इसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो चीज़ें मैंने बेची उसकी कॉस्ट जो थी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था वो 19 था। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 12, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20। At the year end, a fire destroyed a part of the inventory. The physical undamaged inventory remaining after the fire was determined at 9. 12 मिलियन की ओपनिंग इन्वेंट्री थी, 20 मिलियन की मजीद चीज़ें खरीदी हैं, और जब साल खत्म हुआ तो एक आग लग गई थी और आग की वजह से इन्वेंट्री डैमेज हो गई थी।
लेकिन उसके बाद भी 9 मिलियन की इन्वेंट्री बची हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड इन द फायर। आपको ये बताना है कि कितनी इन्वेंट्री आग में जल गई है। तो इसको करने का एक तरीका तो ये कि ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन यूज कर लें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इससे पहले तो आप इन्वेंट्री ढूंढ लें कितनी होनी चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर आप यूं सोचे कि भाई अगर 13 के बजाय 9 बची हुई है तो इसका मतलब 4 आग में जल गई होगी। दूसरा तरीका यूं सोच रहे हैं 12 मिलियन की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई थी साल के शुरू में। एज पर द क्वेश्चन 20 मिलियन की और इन्वेंट्री खरीदी, तो इसका मतलब कितनी हो गई? 12 की पड़ी थी, 20 की और खरीदी तो 32 हो गई। 32 में से 19 मिलियन की बेच दी, 32 में से 19 मिलियन की बेच दी। तो कितनी पड़ी हुई होनी चाहिए? कितनी पड़ी हुई होनी चाहिए? 13। अगर मेरे पास 12 मिलियन की इन्वेंट्री थी, 20 मिलियन की इन्वेंट्री और खरीदी, 32 मिलियन की हो गई और उसमें से 19 मिलियन की बेच दी, तो 13 मिलियन रुपए की इन्वेंट्री मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन आग जल जाने के बाद मुझे पता चला कि 9 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो बाकी 4 मिलियन की कहाँ गई? आग में जल गई होगी। ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल है 1 जनवरी 2022 एन एसेट वाज परचेज फॉर 500 मिलियन। इट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50 मिलियन। In 2025 the residual value was revised to 80 million. What is the depreciation expense for the year ended 31st December 2025? बड़ा आसान सा सवाल है। एक साल की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यानी कि 500 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद 2022, 23 और 24 3 साल बनते हैं। 2022, 23 और 24 कितने साल बनते हैं? 3 साल बनते हैं। तो 22, 23 और 24 में तो कुछ भी नहीं हुआ। 22, 23 और 24 की डेप्रिसिएशन अगर माइनस करें, यानी कि 500 कॉस्ट थी माइनस 22 की, 23 की और 24 की जो डेप्रिसिएशन है वो, एक साल की डेप्रिसिएशन 45 है ना, तो 3 साल की कितनी बनी? 45 इंटू 3 135। 500 की कॉस्ट है, उसमें से 135 माइनस करो तो 365 आया। यानी कि ये मेरे पास वैल्यू आ गई 22, 23 और 24 की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 365 की। अब क्या हो रहा है? अब वो बोलते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू 80 मिलियन पर रिवाइज हो गई। अच्छा, जिंदगी टोटल 10 साल थी, 22 गुजर गया, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, तो 3 साल गुजर गए, बचे कितने साल? 7 साल। तो अब 7 साल बच गए। अब डेप्रिसिएशन इस साल कैसे कैलकुलेट होगी? जो बची हुई आपकी अमाउंट है 365 माइनस नई वाली रेजिडुअल वैल्यू जो कि 80 है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो कि 7 साल है। ठीक है जी। चले उसके बाद अगला। अच्छा, इसका मतलब हमारा ये आंसर है 40.7। क्वेश्चन नंबर 6 है एन एंटिटी परचेज एन एयरक्राफ्ट हैविंग टू सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स। एक एयरक्राफ्ट खरीदा है जिसके दो अलग अलग सिग्निफिकेंट बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं। एक है इंजन और एक है एयरक्राफ्ट की बॉडी। हाउ शुड डेप्रिसिएशन बी कैलकुलेटेड? अगर दो बड़े बड़े सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं और उनकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, तो हम उन दोनों को अलहदा अलहदा डेप्रिशिएट करते हैं। यानी कि इसका आंसर है डी, which is based on the useful life of each significant component calculated separately। आइए 16 के पैरा नंबर 43 और 44 में इसकी गाइडेंस है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें एयरक्राफ्ट की ही एग्जाम्पल है, यानी कि सवाल मोस्ट लाइकली यहीं से बनाया गया। पैरा 43 में पढ़ देता हूं। लिखा भाई ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद द कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम शेल बी डिप्रिशिएटेड सेपरेटली। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ अ गवर्नमेंट ग्रांट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड becomes repayable, it should be accounted for as current period error, prior period error, accounting policy, accounting estimate। अगेन ये अकाउंटिंग एस्टिमेट एक चेंज इन एस्टिमेट की तौर पे ट्रीट होगा। कहाँ लिखा है? अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट के आईएएस का पैरा 32 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रीपेबल शैल बी अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की ट्रीटमेंट कहाँ है? आईएएस 8 में। ठीक है जी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एन एंटिटी
owns 50 trees that are used in the production of agricultural produce. ये 50 दरख्तों से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आता है. Trees have an expected useful life of 5 years and will not be sold as agricultural produce themselves. अच्छा, अगर ये होता will be sold as agricultural produce themselves और एक सिग्निफिकेंट कमाई कर कर दे रहे होते तो जवाब कुछ और होता. यहाँ पर विल नॉट वाला, ये नॉट वाला लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो बोलता है कि 50 दरख्त है, उससे फल आता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है. दरख्तों की जिंदगी 5 साल है और 5 साल बाद इसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तौर पर नहीं बेचूंगा. बेचता तो अलग और बेचूंगा तो अलग ट्रीटमेंट है. नहीं बेचूंगा तो अलग ट्रीटमेंट है. ये लिखते हैं विल नॉट बी यूज्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देमसेल्फ एट द एंड ऑफ देयर लाइफ. हाउ शुड दीज ट्रीज बी अकाउंटेड फॉर. वो आपसे पूछ रहे हैं ये जो दरख्त है जिससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आता है इसको कैसे ट्रीट करूं. क्या ये IS 41 में फॉल करता है, क्या ये IS 2 में फॉल करता है, क्या ये IS 16 में फॉल करता है, क्या ये IS 41 के कॉस्ट मॉडल में फॉल करता है. तो ये एक बेरर प्लांट है और बेरर प्लांट जो है वो IAS 16 के हिसाब से ट्रीट होता है. बेरर प्लांट की मजीद डिटेल्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पर पोस्ट कर दी हैं. IS 41 क्या कवर करता है, बायोलॉजिकल एसिड्स को कवर करता है एक्सेप्ट फॉर बेरर प्लांट्स. बेरर प्लांट्स के अलावा. बेरर प्लांट क्या होते हैं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. जिस तरह से दरख्त हैं जिससे फल आ रहे हैं. is expected to bear produce for more than one period and has a remote likelihood of being sold as agricultural produce except for incidental scrap sales. यानी कि एक तो वो फल दे, एक से ज़्यादा पीरियड के लिए फल दे और फिर वो एज अ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ना बिके. यानी कि उस दरख्त ने फल दिए और उसके बाद फिर उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तौर पर ना बेचा जाए, बल्कि सिर्फ इसलिए बेचा जाए उसकी ज़िंदगी के बाद के छोटी मोटी स्क्रैप सेल्स के तौर पर कुछ पैसों की रिकवरी हो जाए. इसको ज़रूर पढ़िएगा. साथ में ये IAS से रेलेवेंट एक पैराग्राफ है, फॉलोइंग आर नॉट बेयरर प्लांट्स. ये चीज़ें बेयरर प्लांट नहीं है. यानी कि अगर ये बात और ये बात होगी तो बेरर प्लांट नहीं होगा. जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल एनुअल क्रॉप्स की बात करता है, मैं गंदम उगा रहा हूं तो वो गंदम खुद भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही है ना. यानी कि उसको जो है वो बेचकर कोई छोटी मोटी स्क्रैप सेल नहीं हो रही है. या ऐसा नहीं है कि वो एक दरख्त है जिसमें कोई फल उग रहा हो. जबकि सेब का दरख्त है तो सेब का दरख्त सेब देता है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और उसका जो दरख्त है वो मैं उसकी ज़िंदगी के बाद एज ए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बेचूंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5-10 साल बाद जब वो फल दे देगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसको डिस्पोज करूंगा जैसे स्क्रैप सेल्स आएगी. वो बेरर प्लांट है. तो ये चीज़ें भी याद रखना ज़रूरी है कि बेरर प्लांट की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा. प्लांट्स कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर. सवाल में हमारे पास क्लियरली लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं है कि हम इस दरख्त को बाद में एज ए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचेंगे, लेकिन अगर उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचते तो वो बेरर प्लांट नहीं होता. Plants cultivated to produce agricultural produce when there is more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce other than as incidental scrap sales. यानी कि अगर आपको मोर देन लाइकलीहुड ये लगे कि आप इस दरख्त को भी एज ए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचोगे तो ये बेरर प्लांट नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर ये बेरर प्लांट है. रीज़न ये है कि सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम इसको विल नॉट बी सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसको एज ए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बेचेंगे. अगला है हाउ शुड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय एन एंटिटी बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक इरिडीमेबल होते हैं और एक रिडीमेबल होता है. दोनों की ट्रीटमेंट आपने अलग अलग करनी होती है. यहाँ पर आपसे जो बात हो रही है वो एक्चुअली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हो रही है. यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक्चुअली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हो रही है. यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ टाइम बाद उधार की तरह, डेट की तरह पैसा वापस देकर शेयर्स ले लिए जाते हैं, रादर देन के उसको ज़िंदगी भर एज ए इक्विटी शो किया जाए या उससे उसको जो है वो डिविडेंड दिया जा रहा हो और वो ज़िंदगी भर चले. तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन जो है वो निकाल ली है. प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, redeemable and irredeemable. Only irredeemable preference shares are treated as equity share capital. Since redeemable preference shares are often classified as liability, as entity has obligations to settle the amount after a certain time. आपने इसको सेटल करना होता है कुछ टाइम बाद. तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा वो 9 का ए होगा.
आखिरी आपका सवाल है, कंपनी रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स है कंपनी के, सेल्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा, इनकम्स बहुत ज्यादा होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट इज एक्सपीरियंसिंग अ शॉर्टेज ऑफ कैश, कैश की शॉर्टेज है, लिक्विड कैश नहीं है, कैश का इनफ्लो कम है, कैश का आउटफ्लो ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन, इसमें से कौन सी मोस्ट लाइकली रीजन है? ए में बोलता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स लीडिंग टू हायर ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो क्रेडिट सेल से क्या होगा, क्रेडिट सेल से सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है तो पैसे 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 6 महीने बाद आ रहे होंगे। यानी कि अगर आपकी कंपनी की सिग्निफिकेंट कैश सेल्स इंक्रीज होती है तो कैश इनफ्लो नहीं हो रहा होता। आप 1000 रुपए की चीज बेच रहे हो और जिसको बेच रहे हो वो बोल रहा है 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो कैश इनफ्लो ना हुआ, सेल्स हुई, प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन कैश का इनफ्लो कुछ अरसे बाद बढ़ेगा, डिले हो जाएगा। और अगर ऐसे ही क्रेडिट सेल्स करते ही चले गए तो आपके रिसीवेबल्स बढ़ते ही चले जाएंगे, नए नए लोग आपसे क्रेडिट पर चीजें खरीदते ही रहेंगे और आपको पैसे बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद मिल रहे होंगे। रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे तो कैश आउटफ्लो भी कम होगा। दूसरा, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर कैश आउटफ्लो कम होगा तो फिर तो कैश का इनफ्लो, कैश की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है तो कैश की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि यहां पर तो ये लिखा हुआ था कि कैश की शॉर्टेज हो रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंसेस की एंट्री, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कम होगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट से ये लिंक नहीं बना रहा क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ था प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है और इससे कोई पैसे भी नहीं आते ना पैसे जाते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर कैश, कैश पर अगर मैं फिक्स एसेट्स बेचूंगा एट अ गेन और उससे गेन हो रहा होगा, तो होगा क्या कि आप जो एसेट बेचोगे उसके अगेंस्ट कैश भी आ रहा होगा और आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। अब यहां पर एक बात लिखी हुई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन। मोस्ट लाइकली रीजन का मतलब ये होता है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा ऊपर वाले स्टेटमेंट के साथ लिंक्ड है। तो वो ए है, क्योंकि ए वाली ट्रांजैक्शन बहुत रेगुलरली और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही होती है। फिक्स एसेट्स बेचते हो अगर आप और कैश पे बेचते हो, कैश भी आता है, गेन भी होता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है, ये डेली या रूटीन में कंडक्ट नहीं होगी। एक आधे एक आधे साल का या एक आधे महीने का झटका होगा, लेकिन रूटीन में ए आ रहा होगा, तो मोस्ट लाइकली के हिसाब से हम ए पर जाएंगे। तो ये मैंने आपके साथ सारे एमसीक्यूज डिस्कस करे, ये फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें जहाँ जहाँ जो जो एमसीक्यू है उसका रेफरेंस और उसका जो भी थ्योरी या जो भी कंप्यूटेशन है वो भी दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन 10 के 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर कर मजीद अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।